हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, काई स्क्वायर टेस्ट। ये टॉपिक हर साल एग्जाम में ज़रूर आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और प्रोग्राम कोड है MPC 006। ये वीडियो कोई भी स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। सबसे पहली चीज़ इसका प्रोनाउंसिएशन। बहुत से लोग इसको कहते हैं चाई स्क्वायर टेस्ट, कुछ लोग इसको ची स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है काई स्क्वायर टेस्ट। अब दूसरी बात कि ये काई स्क्वायर टेस्ट हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमें हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स में, जब हमें दो कैटेगरीज या वेरिएबल्स के बीच में मीनिंगफुल रिलेशन है कि नहीं ये देखना हो या जानना हो तब। अब इसको आसान शब्दों में अगर समझें कि मान लीजिए कि हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, जेंडर जिसमें कि मेल और फीमेल हैं, और उनके जॉब प्रेफरेंसेस जो कि येस या नो के फॉर्म में हमने सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया हुआ है। और हमें यही देखना है इस डेटा से कि क्या जेंडर और उनके जॉब प्रेफरेंसेस में कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करेंगे। दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इनके बारे में डिटेल में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे जो कि जल्दी ही मैं रिलीज़ करूँगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आता है। काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा हाइपोथेसिस टेस्ट है जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और जिसको नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में मेजर किया जाता है। अब ये नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल क्या होते हैं? ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं जो यूज़ होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। नॉमिनल स्केल यानी जिसमें सिर्फ कैटेगरीज यूज़ होती हैं, जैसे कि आंखों का कलर, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये आंखों के कलर्स हैं, ये कैटेगरीज हैं। इन कलर्स में कोई कलर ऊपर या नीचे नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। जैसे कि जेंडर, मेल, फीमेल, इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो उसमें नॉमिनल स्केल में मेजरमेंट होती है। लेकिन अगर हम इसी में रैंकिंग लगा दें या ऑर्डर लगा दें तो ये ऑर्डिनल स्केल बन जाएगा। जैसे कि हम ये बोल दें कि ब्लैक कलर जो है वो गुड है, ब्राउन जो है वो बेटर है, और ग्रीन जो है वो बेस्ट है। तो हमने क्या किया, उन कैटेगरीज में एक ऑर्डर लगा दिया। अब हम इनको ऑर्डर में रख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो ग्रीन कलर है क्योंकि वो बेस्ट है, फिर उसके बाद ब्राउन कलर है जो कि बेटर है, और उसके बाद ब्लैक कलर है जो कि गुड है। यानी कि इस केस में हम ऑर्डिनल स्केल यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए हम एक रिसर्च करते हैं जिसमें हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जेंडर जैसे कि मेल और फीमेल और उनकी फिजिकल फिटनेस की प्रायोरिटी में कोई मीनिंगफुल कनेक्शन है कि नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कह सकते हैं कि जो मेल होते हैं वो लोग अपनी फिजिकल फिटनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं डेली लाइफ में। वहीं कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं अपनी डेली लाइफ में फिजिकल फिटनेस को। तो इस चीज़ को अगर हमें सॉल्व करना हो और देखना हो कि जेंडर में और उनकी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ फिटनेस इन डेली लाइफ में कोई मीनिंगफुल कनेक्शन है कि नहीं है, या ये बेकार की बात है, इसमें कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो इसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अब इस चीज़ को हम जानने के लिए क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे जहाँ पर मेल और फीमेल से क्या करेंगे, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और एक नल हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे। वो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड द लाइक्लीहुड ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटिंग फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ इन देयर डेली रूटीन्स। तो नल हाइपोथेसिस में हम मान लेंगे ये चीज़ को कि इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है। अब इस नल हाइपोथेसिस को हम प्रूव करेंगे, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसको हम करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इग्नू में MPC 006 में हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी फॉर्म में। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है जैसे अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, वो हमने रिस्पॉन्सेज लिए हैं लोगों से कि
फिजिकल फिटनेस और जेंडर वाला जो भी मैं एग्जांपल दे रहा था, उसी का डेटा मान लीजिए कि हमने कलेक्ट किया और वो डेटा कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हेडर्स हैं जेंडर और उनके रिस्पॉन्सेज हैं येस और नो में, कि फिजिकल फिटनेस को कितनी इंपॉर्टेंस वो देते हैं डेली लाइफ में। तो मेल ने 15 लोगों ने येस कहा और 5 लोगों ने नो कहा। फीमेल में 10 लोगों ने येस कहा और 10 लोगों ने नो कहा। अब इसको हम जो है किस तरीके से काई स्क्वायर टेस्ट में देखेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ये जान लेना कि हमारी ऑब्जर्व वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू क्या है। एक्चुअल वैल्यू वही होती है वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, जो एक्चुअल डेटा हमने कलेक्ट किया है। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 15, 5, 10, 10। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे दोनों तरफ से, यानी कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरफ से। तो ये देखिए रेड पार्ट में मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 15 + 5 20, 10 + 10 20। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब हम इसको इधर से कैलकुलेट करेंगे 15 + 10 25, 5 + 10 15। तो हमें 25 + 15 और 20 और 20 ये वैल्यूज़ मिल गई। अब हम 20 + 20 को भी कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख लेंगे 40। तो अब आप ये देखेंगे कि 25 + 15 भी 40 होगा और 20 + 20 भी 40 होगा। यानी कि जो टोटल हमने किया है, चाहे हम इधर से कैलकुलेट करें, चाहे हम इधर से कैलकुलेट करें, दोनों की वैल्यू 40 आएगी। अगर आपका ये नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है कैलकुलेशन में। तो इसलिए फिर से रिकैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 हो गया पूरा। कितना सिंपल है, सिर्फ हमें दोनों वैल्यूज़ को सम करना है और दोनों का सम जो है बराबर आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वो कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास ये ऑलरेडी डेटा हमने पिछले पेज पे हमने देख लिया था कि ये हमने निकाल रखा है, जहाँ पे हमें टोटल मिला था 40 और इधर से 20, 20 और 25 और 15। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 20 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय टोटल। तो 20 × 25 डिवाइडेड बाय 40, फिर इसी 20 को फिर से 15 से डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर से, फिर से डिवाइडेड बाय 40, फिर जो सेकंड हमारा नंबर है, अगर मान लीजिए यहाँ 15 होता तो 15 × 25 हो जाता, या 16 होता तो 16 × 25 होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों में सेम वैल्यू है, तो फिर से हम क्या करेंगे 20 × 25 डिवाइडेड बाई 40 और 20 × 15 डिवाइडेड बाई 40। तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। अब इसका हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके कि क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 25 डिवाइडेड बाई 40, तो आपके पास वैल्यू आएगा 12.5। सेकंड में वैल्यू आएगा 7.5। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 12.5 और यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 7.5। एक बार इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही वैल्यू आएगी। तो हमारे पास अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गई? 12.5, 7.5, 12.5, 7.5। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ गई। अब ये दो वैल्यू जो होती है, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं काई स्क्वायर टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, जो कि अब हम लोग थर्ड स्टेप में देखेंगे और समझेंगे। लेकिन स्टेप 3 पे जाने से पहले हम एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो है काई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला। तो वो फार्मूला जो है हम लगाएंगे अपने डेटा पे, तभी हमको वैल्यूज़ मिलेंगी और हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। वो फार्मूला क्या है? काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, जहाँ पे ओ आई जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, ई आई जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वो है हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 3 पे चलते हैं और सब कुछ हमें पता चल चुका है, बस हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, हमारे पास ओ आई है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो हमने यहाँ पे टेबल 1 में नोट डाउन कर लिया। हमारे पास ई आई है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, टेबल 2 में वो मेंशन है। अब हमारे पास टेबल है जहाँ पे हम सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे और ओ आई और ई आई के थ्रू इस फॉर्मूला को लगा के हम अपना एग्जैक्ट आंसर खोजेंगे। अब यहाँ पे ओ आई जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, ई आई जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ओ आई जो है 15, 5, 10, 10। ये देखिए 15, 5, 10, 10। इसको इसी फॉर्मेट में लिखते हैं 15, 5, 10, 10। वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 12.5, 7.5, 12.5, 7.5। वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में देखिए ओ आई माइनस ई आई, तो सबसे पहले हम ये लगाएंगे। तो ओ आई में से ई आई को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जब देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी।
15 माइनस 12.5 क्या होगा 2.5, 5 माइनस 7.5 हो जाएगा -2.5। तो ओ आई माइनस ई आई का सारा आंसर यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो क्या आंसर आया 2.5 -2.5 2.5 और -2.5। तो चारों में सेम ही आंसर आए हैं, बस प्लस और माइनस में है। अब हमें क्या करना है, इसको होल स्क्वायर करना है। जब हम इसको होल स्क्वायर करेंगे इस चीज़ को, तो हमारे सारे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे और माइनस खत्म हो जाएगा। तो ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर जब करेंगे, जो कि फॉर्मूले में यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए 2.5 का होल स्क्वायर क्या हुआ 6.5। यहाँ से माइनस चला जाएगा क्योंकि हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो सभी की वैल्यू 6.25 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यू है चारों की। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको डिवाइड करना है ई आई से। ई आई हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप देखिए, आप 6.25 डिवाइडेड बाई 12.5, यहाँ पे 6.25 है तो 6.25 डिवाइडेड बाई 7.5, 6.25 डिवाइडेड बाई 12.5, अगेन 7.5। तो ये हम डिवाइड करेंगे, तो जब इसको सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई का। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएंगे 0.5, 0.833, 0.5, 0.833। अब इसको हम अगर सम करेंगे, इन्हें टोटल करना पड़ेगा, तो जब इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.6। देखिए यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करके मैंने इसका टोटल वैल्यू लिख दिया है 2.6। तो देखिए सम ऑफ ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, जो कि काई स्क्वायर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, उसकी वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, वो है 2.6। तो आंसर हमें क्या मिल गया 2.6, काई स्क्वायर इज इक्वल टू 2.6। यही हमारा आंसर होगा, यही आपको एग्जाम में फाइंड आउट करना, और ये लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। तो अभी हमने जो 2.6 जो वैल्यू कैलकुलेट की है, वो होगी कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है ना। और हम एक, हमारे पास एक जो है एक टेबल होता है, जो कि एग्ज़ाम में लेके जा सकते हैं या फिर एग्ज़ाम में प्रोवाइड भी करते हैं। उसमें ना क्रिटिकल वैल्यू लिखी होती है, जो वहाँ पे हमें देखना है। तो अगर हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमारा वो जो क्रिटिकल वैल्यू है, सॉरी, हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से छोटा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। अगले स्टेप पे जाने के लिए, यानी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसको जानने के लिए सबसे ज़रूरी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना। ये टेबल आपको याद होगा, टेबल 1। अभी इसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज -1, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1, और इनको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसी, ये जो टेबल 1 जो हमें शुरू में दिया गया था, इसी में देखते हैं कि कितने रोज़ और कॉलम्स हैं, उसी से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 रो हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जहाँ-जहाँ नंबर्स लिखे हैं उसी को देखना हमें। तो 1 रो, 2 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, तो हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो हम इसको फॉर्मूले में लगाएँगे, तो 2 - 1 इंटू 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1। तो आंसर क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, हमारे पास जो टेबल है जहाँ पे हमें 1 की वैल्यू देखनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि पी वैल्यू देखना उसका। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखने के लिए क्या होता है कि हम एग्जाम में इसको लेके जा सकते हैं, एक चार्ट होता है, या फिर वो चार्ट वहाँ पे एग्जामिनर से आप मांगेंगे तो वो दे भी देते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए हमने क्या निकाला था 1। तो ये 1 पे क्या होता है, हमें 2 पी वैल्यू को देखना होता है, वो क्या होते हैं 0.05 और 0.01। ये 2 पे क्या वैल्यू है 1 की, वो हम देखते हैं। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था 1, और पी वैल्यू क्या देखना है 0.05 और 0.01। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है 3.84 और 6.63, ठीक है। ये चीज़ को हम नोट डाउन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने देखा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 है तो पी वैल्यू 0.05 और 0.01 पे क्या क्या था 3.84 और 6.63। तो हमने अब पी वैल्यू जो है निकाल लिया है कि 0.05 और 0.01 पे क्या क्या हमारी पी वैल्यू है 3.84 और 6.63। और हमने वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, जो हमारा आंसर आया था काई स्क्वायर का, वो क्या था 2.6। तो अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे तो हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, और इसी को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, यानी कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से कम है। तो इस केस में मैंने बताया था ना
कि अगर वैल्यू कम है कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं। और अगर ये ज़्यादा होती वैल्यू तो हम कर सकते थे या कह सकते थे कि नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ कि कैलकुलेटेड वैल्यू 2.6 इज लेस देन 3.84 एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 एंड कैलकुलेटेड वैल्यू 2.6 इज ऑल्सो लेस देन 6.63, जो कि 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू थी। ठीक है ना? तो फाइनली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एट बोथ द लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो जेंडर थे और जो फिजिकल फिटनेस की प्रायोरिटी थी, उनके बीच में कोई मीनिंगफुल एसोसिएशन नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। आपने इतनी ध्यान से मेरे वीडियो को देखा, सुना, समझा। मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझाने की और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई हों चीज़ें। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में चीज़ें लिखें आपको जो समझ में नहीं आता है, आप क्वेश्चन करें। तो आप पीएक्स मॉन्क पे आते रहिए, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में खूब ढेर सारी बातें करेंगे और अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। सी यू अगेन।